हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने लगा हूँ एक कोरियन थ्रिलर फिल्म जिसका नाम है आई सॉ द डेविल। इस फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि काफी रात का वक्त है, बर्फ पड़ रही है और तभी हम एक स्कूल वैन को देखते हैं जो काफी धीमी रफ्तार से उस सुनसान सड़क पे जा रही है। रास्ते में हमें एक और गाड़ी नजर आती है जिसका शायद पिछला टायर फट चुका है, जिसकी ड्राइवर एक लड़की होती है जो फोन पे बात कर रही होती है। इस लड़की का नाम है जूली, जो अपने फियांसी सैम से बात कर रही होती है और इसे अपने गाड़ी के पंक्चर टायर के बारे में बता रही है। तभी उस स्कूल वैन से एक आदमी निकलता है और वो जूली के पास जाता है। वो जूली से कहता है कि शायद तुम्हारी गाड़ी का टायर पंक्चर हो चुका है, अगर वो चाहे तो वो उसकी हेल्प कर सकता है। लेकिन जूली उसे रिफ्यूज करती है और उसे बताती है कि वो हेल्पलाइन को कॉल कर चुकी है। लेकिन वो जूली से कहता है कि इस मौसम में उन्हें काफी वक्त लगेगा, इसी वजह से वो खुद से ही जूली की गाड़ी का टायर चेंज करने लगता है। लेकिन जूली को ये काफी अजीब लगता है क्योंकि वो उसको मना कर चुकी थी, लेकिन वो आदमी जबरदस्ती उसकी गाड़ी का टायर चेंज करने लगा था, जिससे जूली भी अनकंफर्टेबल होने लगती है। जबकि दूसरी तरफ सैम भी ये बातें सुन रहा होता है और वो उसे बताता है कि किसी दूसरे इंसान की हेल्प लेने से बेहतर है कि वो हेल्प सेंटर का ही इंतजार करे। साथ में हमें ये भी पता चलता है कि आज जूली का जन्मदिन है। सैम उसे आज घर जल्दी आने की बात करता है क्योंकि उसे एक मीटिंग में जाना होता है, इसी वजह से वो कॉल बंद कर देता है। उसके बाद हम उस आदमी को देखते हैं जो जूली के पास आता है और उसे कहता है कि तुम्हारी गाड़ी की हालत बहुत खराब है। लेकिन जूली अब भी उसे थैंक यू कहती है और उसकी हेल्प ना लेने का कहती है। ये सुनने के बाद वो आदमी जूली को काफी देर तक घूरता रहता है और उसके बाद वो जाकर अपनी वैन में बैठ जाता है। लेकिन वो जाता नहीं बल्कि काफी देर तक अपनी वैन में बैठा रहता है। काफी समय के बाद जूली भी डरने लगती है और वो अपनी कार का हेडलाइट ऑन कर देती है। लेकिन तभी हम उस आदमी को देखते हैं जो जूली के गाड़ी के शीशे पे हमला करके उसे तोड़ देता है। जूली काफी डर जाती है और वहां से भाग निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो वहां से भाग नहीं पाती क्योंकि वो आदमी उसके कार में घुसता है और उसे पकड़कर अपने हथौड़े से मारने लगता है। वो जूली को बहुत घायल कर देता है, जिसके बाद वो उसे बर्फ में खिसकाता हुआ अपनी गाड़ी में डालकर ले जाता है। इसके बाद जब जूली की आंखें खुलती हैं तो वो किसी अजीब सी जगह पर होती है और हम देखते हैं कि उस आदमी ने जूली को एक प्लास्टिक बैग में बंद कर रखा है और उसके हाथों को भी चेन से बांधा होता है। जूली जब उस आदमी के हाथ में काफी बड़ी चूड़ी देखता है तो वो समझ जाती है कि ये आदमी उसे मारने वाला है, लेकिन जूली उसे ऐसा करने से मना करती है। तभी वो आदमी उससे पूछता है कि मैं तुम्हें क्यों ना मारूं। जूली बताती है क्योंकि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन वो आदमी उसकी बात नहीं सुनता और काफी बेरहमी से उसे मार डालता है। वो दरिंदा आदमी उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर देता है। साथ में हम ये भी देखते हैं कि जूली के हाथ में उसका एंगेजमेंट रिंग होता है जो उसकी उंगली से निकलकर वहां पे एक ड्रेनेज में गिर जाता है। वो आदमी देख लेता है कि वो रिंग उस गटर में गिर गई है, लेकिन वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। अगले दिन हम देखते हैं कि पुलिस उस जगह पर जूली को ढूंढ रही होती है। तभी उस सर्च में उन्हें जूली के जिस्म के अलग अलग हिस्से भी मिलते हैं, जहां पर सैम और जूली के फादर भी आ चुके हैं। और काफी सर्च करने के बाद पुलिस को जूली का एक फटा हुआ काटा हुआ सर भी मिलता है। और जब सैम अपनी फियांस की हालत देखता है तो वो शॉक हो जाता है। वो रोने लगता है और उसे समझ नहीं लगती कि एक ही रात में ये सब कुछ क्या हो गया है। जूली की ऐसी दर्दनाक मौत से उसकी पूरी फैमिली शॉक हो जाती है, लेकिन सैम उस सदमे से बाहर ही नहीं निकल पाता। लेकिन जूली के फनरेल के वक्त वो उससे वादा करता है कि उसके साथ ये जिसने भी किया है उसका बदला वो जरूर लेगा। कुछ दिन बाद सैम अपने ऑफिस जाता है और हमें पता चलता है कि सैम नेशनल सिक्योरिटी में एक सीक्रेट एजेंट की जॉब करता है। सैम का चीफ भी उसे कुछ दिनों के लिए छुट्टी देता है ताकि वो अपनी हालत को संभाल सके। और दिल ही दिल में सैम भी यही चाहता है क्योंकि वो जूली के कातिल को पकड़ना चाहता है। इसके बाद वो अपने कुलीग से मिलता है जो इसे कैप्सूल देता है। ये कोई आम कैप्सूल नहीं बल्कि ये जीपीएस ट्रैकर कैप्सूल है जिससे किसी की भी लोकेशन को ट्रैक किया जा सकता है और साथ साथ में उनकी बातें भी सुनी जा सकती हैं। जिसके बाद सैम पुलिस की हेल्प से कुछ ऐसे सस्पेक्ट्स का डेटा कलेक्ट करता है जो पहले भी ऐसे क्राइम्स में पकड़े गए थे, जिसमें टोटल 4 लोग होते हैं और सैम उन चारों को अपना टारगेट बना लेता है। सैम पहले सस्पेक्ट के घर जाकर उसे पकड़ता है और उसे काफी दर्द देता है और उसे उस एक्सीडेंट के बारे में पूछता है, लेकिन वो कुछ भी बताने से मना करता है और सैम को यकीन दिलाता है कि ये क्राइम उसने नहीं किया। इसके बाद वो दूसरे
दूसरे सस्पेक्ट के पास जाता है। वो उसे काफी टॉर्चर करता है लेकिन बाद में वो भी क्लीन निकलता है। लेकिन सैम का गुस्सा इतना शदीद होता है कि वो उन सबको भी मार डालता है, जिसका पता बाद में पुलिस को भी चल जाता है कि कोई तो है जो ऐसे मुलजिमों को मार रहा है जिनमें से शायद किसी ने जूली को मारा है। इसलिए वो फैसला करते हैं कि वो बाकी दोनों सस्पेक्ट पर नजर रखेंगे। जिसके बाद हम दोबारा उस दरिंदे को देखते हैं जो रास्ते में एक लड़की को लिफ्ट देता है और जैसे ही उसे मौका मिलता है वो उसे अपने हथौड़े से घायल कर देता है और अपने घर ले आता है। जिसके बाद वो उसे काफी टॉर्चर कर देता है और आखिर में एक काफी बड़े ब्लेड से उसका सर उसके जिस्म से अलग कर देता है। लड़कियों को इतनी बेदर्दी से मारना शायद इसकी हॉबी है, जिसे करने में उसे काफी मजा आता है। इसके बाद हम सैम को देखते हैं जो एक इंश्योरेंस एजेंट बनकर उसके घर जाता है, यानी कि तीसरे सस्पेक्ट के घर चला जाता है। तब उसकी फैमिली से उसे पता चलता है कि वो आदमी जिसका नाम है जेंगो वो अपनी फैमिली को काफी पहले छोड़कर चला गया है और ना ही उनको पता होता है कि वो आजकल कहाँ रहता है। जिसके बाद सैम वहाँ से जाने लगता है लेकिन बाहर उसे जेंगो का बेटा खेलते हुए नजर आता है। वो उसके पास जाता है और उसे जेंगो के बारे में पूछता है, जिसे अपने फादर के एड्रेस पता होता है और वो सैम को वो बता देता है। जिसके बाद सैम उस एड्रेस पे चला जाता है जहाँ सैम अंदर जाकर अपनी सर्च शुरू करता है, जहाँ पर उसे लड़कियों के काफी ज्यादा कपड़े वगैरह भी मिलते हैं। जिसके बाद सैम की नजर एक और कमरे की तरफ पड़ती है जहाँ की फर्श खून से लाल होती है और जब वो उस जगह की इंस्पेक्शन कर रहा होता है उसकी नजर उस ड्रेनेज पे जाती है जहाँ पर उसे जूली की वो एंगेजमेंट रिंग मिल जाती है जो सैम ने जूली को दी होती है। जिसे देखकर सैम भी काफी इमोशनल हो जाता है और वो रोने लगता है। जिसके बाद उसे कंफर्म हो जाता है कि जेंगो ने ही जूली को मारा है। इसके बाद हम फिर से जेंगो को देखते हैं जो अपने स्कूल वैन से कुछ स्कूल की लड़कियों को ले जा रहा होता है, जहां पर उसकी नजर एक और लड़की पे होती है जिसे शायद वो अपना शिकार बनाने वाला है। और जैसे ही उसे मौका मिलता है वो उस लड़की को बेहोश करके अपने घर ले आता है। उसके हाथ बंधे होते हैं और वो जेंगो से अपनी जान की भीख मांग रही होती है। जिसके बाद वहां पर किसी की आने की आवाज आती है जो असल में सैम होता है जो जेंगो को आवाज देता है। जेंगो भी वो सुनकर काफी हैरान रह जाता है। जिसके बाद वो भी बाहर जाने लगता है। जेंगो काफी हैरान रह जाता है क्योंकि उसे लगने लगता है कि शायद सैम कोई पुलिस वाला है और वो भी हैरत में पड़ जाता है कि कैसे पुलिस वाले ने उसे इतनी जल्दी ढूंढ लिया है। लेकिन सैम उसकी बातों पे कोई रिस्पांस नहीं देता क्योंकि उसकी आंखों में बस सिर्फ बदला लेने का जुनून सवार रहता है। जिसके बाद जेंगो एक हथियार उठाता है और वो सैम पर हमला करने लगता है। इन दोनों के बीच फाइट होती है लेकिन सैम एक वेल ट्रेंड ऑफिसर होता है और वो काफी जल्दी ही जेंगो को अपने काबू में कर लेता है। वो एक प्लास्टिक बैग में जेंगो का सर पकड़ लेता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद सैम की नजर सामने पड़े हुए काफी बड़े पत्थर पे पड़ती है जिसे वो उठाकर जेंगो को मारना चाहता है, लेकिन अचानक ही वो रुक जाता है क्योंकि उसको जूली की कटी हुई बॉडी याद आती है। इसे याद आता है कि कितनी बेदर्दी से इसने जूली को मारा होता है, इसलिए वो पत्थर नीचे रख देता है और फैसला करता है कि वो जेंगो को भी इतनी ही दर्दनाक मौत देगा जैसे ही उसने जूली के साथ किया था। इसलिए सैम जिसने अपने दोस्त से ट्रैकिंग वाला कैप्सूल लिया होता है वो जेंगो के मुंह के अंदर डाल देता है। क्योंकि जेंगो बेहोश होता है इसी वजह से उसको इस बात की खबर नहीं होती और साथ ही साथ वो उसका एक हाथ तोड़ देता है। जिसके बाद उसकी नजर उस बच्ची पे पड़ती है जिसे वो चौड़ाकर अपने साथ ले जाता है। कुछ देर बाद जब जेंगो की आंख दोबारा खुलती है तो वो देखता है कि उसका हमलावर यानी सैम उसके आसपास नहीं है और अपने साथ उसे एक एनवेलप भी मिलता है जिसके अंदर काफी सारे पैसे भी होते हैं। जिसके बाद जेंगो को लगता है कि शायद सैम भी उसी की तरह कोई साइको किलर है। वो बाहर निकलता है और अपनी वैन में बैठ जाता है जबकि सैम दूर से उसको देख रहा होता है और उस ट्रैकिंग डिवाइस से उसको लोकेट कर रहा होता है। जिसके बाद जेंगो रास्ते में किसी से लिफ्ट लेता है लेकिन जेंगो काफी जल्दी समझ जाता है कि वो गाड़ी उन दो लोगों की नहीं है बल्कि वो उन्होंने चुराई हुई है। दरअसल वो दोनों भी कोई छोटे मोटे चोर होते हैं लेकिन जेंगो उन दोनों से लड़ता है और उन दोनों को मार देता है। जिसके बाद वो गाड़ी की डिग्गी खोलता है लेकिन उसमें वो देखता है कि पहले से एक लाश पड़ी होती है, यानी वो दोनों भी किलर होते हैं जो उस लाश को ठिकाने लगा रहे होते हैं। जिसके बाद जेंगो उन तीनों लाशों को सड़क पर फेंक कर वहां से चला जाता है जबकि सैम भी उसको ट्रैक करता हुआ वहां से गुजरता है। सैम उन तीनों लाशों को देखकर समझ जाता है कि उसका मुकाबला एक ब्रूटल किलर से है और जेंगो एक हॉस्पिटल चला जाता है जहाँ पर वो अपने हाथ की पट्टी करता है लेकिन वहाँ पर वो एक लड़की
लड़की देखता है जिसे देखकर उसकी नीयत फिर से खराब हो जाती है। वो अपनी प्यास बुझाने उस लड़की को अपने काबू कर लेता है और जब उस लड़की को पता चलता है कि जेंगो उसको मारने वाला है, वो रोती है, गिड़गिड़ाती है और अपनी जान की भीख मांगती है। लेकिन जेंगो के दिमाग पे फिर से खून सवार रहता है और वो उस लड़की को मारने वाला होता है। लेकिन सैम चूंकि ये सारी बातें सुन रहा होता है, इसी वजह से वो उस कमरे के अंदर चला जाता है और वो जेंगो पर फायर एक्सटिंग्विशर से हमला करके उसे बेहोश कर देता है, उसे काफी ज्यादा मारता है और उसे काफी घायल कर देता है। और आखिर में वो जेंगो से कहता है कि इतना कमजोर ना बनो, अभी तो सिर्फ शुरुआत है। ये सब कुछ इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं, बल्कि अभी तो तुमने काफी टॉर्चर बर्दाश्त करनी है। जो काम तुम लोगों के साथ करते आए हो, अब वो सब कुछ तुम्हारे साथ होने वाला है। जिसके बाद सैम उसकी एक टांग को पकड़ता है और अपनी चाकू से उसकी टांग को काफी टॉर्चर करने लगता है, जिससे जेंगो को काफी तकलीफ पहुंचती है और वो काफी तेजी से चलाता है और चलाते चलाते वो बेहोश हो जाता है। जिसके बाद सैम उस लड़की से, जो असल में एक नर्स भी होती है, जेंगो की पट्टी कराने का कहता है और पट्टी कराने के बाद वो उसे एक सुनसान जगह पे छोड़ने का कहता है। वो लड़की भी ऐसा ही करती है और उसे एक सुनसान जगह पे छोड़ देती है और हम देखते हैं कि जेंगो की हालत काफी बुरी हो जाती है। उसका हाथ जो टूटा हुआ है और उसकी एक टांग भी अब काफी जख्मी हो चुकी होती है। लेकिन उसके दिमाग में ये ख्याल आता है कि सैम को उसकी लोकेशन का पता कैसे चल जाता है। वो शक में पड़ जाता है और उसे लगने लगता है कि शायद सैम ने कोई ट्रांसमीटर उसके कपड़े या जूते में छुपाया हुआ है। इसके बाद सैम को जूली की फादर की कॉल आती है और वो सैम से कहता है कि तुमने जेंगो के साथ जो करना था वो कर दिया, अब आगे का काम पुलिस के पास रहने दो। लेकिन सैम इतनी आसानी से जेंगो का पीछे छोड़ने वाला नहीं, क्योंकि उसके दिल में बदले की आग अभी भी ताजा है। वो जेंगो को भी उस दर से दो चार करना चाहता है जो वो बाकी लोगों को दे रहा था। जूली की बहन भी सैम को ऐसा करने से मना करती है, लेकिन सैम किसी की बात नहीं सुनता और फोन कट कर देता है। साथ ही साथ हम जेंगो को देखते हैं जो अपने एक बेस्ट फ्रेंड के पास आ जाता है जिसका नाम है टोनी। वो भी जेंगो की तरह एक कातिल होता है जो लड़कियों को मारकर उसके जिस्म को खाता है, जो कहता है कि लड़कियों के जिस्म का गोश्त खाने में काफी लजीज होता है। जेंगो उसको अपनी कहानी सुनाता है कि एक आदमी है जो उसका पीछा कर रहा है, जो हमेशा उसको टॉर्चर करके छोड़ देता है लेकिन उसे मारता नहीं है। जिस पर टोनी उसे समझाता है कि आज तक तुमने जिनको मारा हुआ है ये उनमें से किसी का दोस्त रिश्तेदार हो सकता है जो तुमसे अपना बदला लेना चाहता है। जबकि सैम भी उनकी बातें सुन रहा होता है और वो सोचता है कि ये कितने जालिम लोग हैं जो लोगों को इतने बेदर्दी से मारकर उनको खा रहे हैं। उसी रात जेंगो जब सैम के बारे में सोच रहा होता है तब उसे जूली का हाथ याद आता है जिस पर उसने वो रिंग देखी होती है और वही रिंग उसने सैम के हाथ में भी देखी होती है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि सैम कौन है और वो क्यों और किस लिए उसे बदला ले रहा है। उसी रात सैम भी उस घर के अंदर दाखिल हो जाता है जहाँ पर हम टोनी को देखते हैं जो एक मासूम लड़की को मारने ले जा रहा होता है। लेकिन टोनी जैसे ही उस लड़की को मारने वाला होता है सैम वहाँ पर पहुंच जाता है, जिसके बाद उन दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। लेकिन सैम टोनी को अपने काबू में कर लेता है, जिसके बाद वो उसके हाथ की उंगलियां काट देता है, जबकि उसके दूसरे हाथ को भी वो टेबल से लॉक कर देता है। लेकिन ये सब कुछ जेंगो भी सुन लेता है जो गन लिए वहाँ पर पहुंचकर सैम पर हमला करता है, लेकिन उसका निशाना चुकता है जबकि सैम वहाँ से भागकर घर के दूसरी ओर पहुंच जाता है। जिसके बाद जेंगो और टोनी दोनों ही सैम को ढूंढने लगते हैं और तभी सैम को टोनी मिलता है जिसके हाथ में एक रॉड होती है जिससे वो टोनी को काफी जोर से मारता है। वो ना सिर्फ टोनी को मारता है बल्कि टोनी की गर्लफ्रेंड को भी और जेंगो को भी काफी जोर से मारता है। वो उन्हें इतनी जोर से मारता है कि उनकी चीखें निकाल देता है। इतना टॉर्चर करने के बाद सैम एक दफा फिर से रुक जाता है क्योंकि उसे अपना किया गया प्रॉमिस याद आता है कि जूली के कातिल को वो इतनी आसानी से मारने वाला नहीं। जिसके बाद सैम उन्हें इस हालत में छोड़कर वहाँ से दोबारा चला जाता है। जबकि अगली सुबह वहाँ पर पुलिस पहुँचती है जहाँ पर उन्हें टोनी और उसकी गर्लफ्रेंड बेहोश हालत में मिलती है, लेकिन साथ साथ उन्हें काफी ज्यादा लड़कियों के बॉडी पार्ट्स भी मिलते हैं। ये सब कुछ देखकर पुलिस वाले भी काफी चौंक जाते हैं और न ही किसी को समझ आ रहा होता है कि ये इंसान है या शैतान। लेकिन जेंगो वहाँ पर नहीं होता क्योंकि सैम उसे उठाकर अपने दोस्त के पास ले आया है। वो उसे उसका ख्याल रखने का कहता है क्योंकि उससे उसका बदला अभी बाकी है। ये वही दोस्त होता है जिससे सैम ने वो ट्रैकिंग डिवाइस लिया होता है और तभी वो सैम से उस ट्रैकिंग डिवाइस के बारे में और उस कैप्सूल के बारे में बात कर रहा होता है, लेकिन सैम उसे ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि जेंगो भी वहाँ पर होता है और उसे लगता है कि कहीं जेंगो उनकी बातें ना सुन ले। इसी वजह से वो कंफर्म करने जेंगो के पास आता है, लेकिन वो देखते हैं कि जेंगो अभी तक बेहोश है। लेकिन जेंगो ने वो सारी बातें सुन ली होती हैं और वो सिर्फ बेहोश रहने का नाटक करता है। वो समझ जाता है कि वो ट्रांसमीटर उसकी पेट में है, जिसकी वजह से सैम उसकी लोकेशन को बआसानी ट्रैक कर जाता है। जिसके बाद हम देखते
देखते हैं कि सैम जेंगो को एक और सुनसान जगह पर छोड़ जाता है, लेकिन इस बार जेंगो सब कुछ जानता है, इसीलिए वो जोर जोर से हंसने लगता है। वो सैम से बात करने लगता है और उसे बताता है कि मुझे छोड़कर तुम काफी बड़ी गलती कर चुके हो, क्योंकि तुम्हारे पास मुझे मारने के काफी मौके आए लेकिन तुमने उन्हें जाया कर दिया और अब तुम्हें उन सब पर पछतावा होगा। जिसके बाद जेंगो सैम से जूली के मुतालिक बात करता है कि किस तरह टॉर्चर करके उसने जूली को मारा होता है। साथ में वो ये भी बताता है कि किस तरह जूली अपनी जान की भीख मांग रही थी क्योंकि वो प्रेग्नेंट होती है और इस बात की खबर सैम को भी नहीं होती। इसलिए जब सैम ये सब कुछ सुनता है तो उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। उसे अपनी गलती का एहसास भी होने लगता है, इसी वजह से वो पागल हो जाता है और वो जेंगो की लोकेशन की तरफ जाने लगता है। लेकिन जेंगो एक केमिस्ट शॉप पहुंच जाता है जहाँ पर वो लूज मोशन की काफी सारी टैबलेट्स खा लेता है, जिससे वो उस कैप्सूल को अपनी पेट से बाहर निकाल लेता है और वो कैप्सूल भी किसी और के मुंह में डाल देता है। लेकिन तब जब सैम वहाँ पर पहुँचता है तब जेंगो वहाँ से फरार हो चुका होता है। इसके बाद सैम को भी खबर नहीं रहती कि जेंगो कहाँ पर जा सकता है। इसी वजह से वो हॉस्पिटल आता है जहाँ पर उसके दोस्त टोनी को रखा गया था। वो टोनी से जेंगो के मुतालिक पूछता है कि वो कहाँ जा सकता है, जिस पर टोनी सैम से कहता है कि तुमने गलत आदमी से पंगा ले लिया है, तुमने उसे काफी मेंटली टॉर्चर किया है, इसी वजह से वो भी अपना हिसाब तुमसे ऐसा ही लेगा, यानी कि अब वो फिर से तुम्हें मेंटली टॉर्चर करेगा। हो सकता है कि उसका अगला निशाना तुम्हारी फैमिली हो, जिसे मारकर वो खुद को पुलिस के हवाले कर देगा ताकि तुम उस तक ना पहुंच सको। वो काफी जोर जोर से हंसने लगता है, जिस पे गुस्सा होकर सैम उसका जबड़ा ही तोड़ देता है। जहाँ से निकलने के बाद सैम को उसकी दोस्त की कॉल आती है और वो उसे बताता है कि पुलिस ऑफिसर को जेंगो की कॉल आई है, जिसमें उसने बताया कि वो अपना आखिरी काम खत्म करके अपने आप को पुलिस के हवाले कर देगा। सैम को भी लगने लगता है कि उसका निशाना उसकी फैमिली है, इसी वजह से वो अपनी फैमिली की तरफ जाने लगता है, लेकिन वो उस जगह से काफी दूर होता है। इस वजह से वो अपने एक्स ससुर को कॉल करता है, लेकिन इससे पहले कि उसका ससुर वो कॉल उठाए जेंगो वहां पर पहुंच जाता है। सैम की कॉल न उठाने की वजह से वो पुलिस कमिश्नर को कॉल करता है और उसे पूरे वाकये के बारे में बताता है और फौरन ही पुलिस उसके घर भेजने का कहता है। लेकिन इससे पहले कि पुलिस भी वहां पर पहुंचे, जेंगो ने अपना काम शुरू कर दिया होता है। वो सैम के ससुर पर काफी टॉर्चर कर रहा होता है, जिसके बाद जूली की छोटी बहन भी वहां पर पहुंच जाती है, जिसे किडनैप करके वो किसी जगह ले जाता है। जिसके बाद वो उसे भी काफी टॉर्चर कर देता है। टॉर्चर करने के बाद वो उसे मार डालता है और उसकी बॉडी रास्ते में ही कहीं फेंक देता है। इसके बाद सैम भी वहां पर पहुंच जाता है और उसे अपनी गलती का एहसास होने लगता है, क्योंकि उसके इस रिवेंज गेम से उसकी साली की जान भी जा चुकी है। वो सोचता है कि अगर पहले ही दिन वो उसको मार चुका होता तो आज उसे ये दिन नहीं देखना पड़ता। और इसी तरह जेंगो अपना काम खत्म करने के बाद पुलिस को कॉल करता है और सरेंडर करने का बताता है। जेंगो का सरेंडर करने का एक ही मकसद होता है, ताकि सैम उसे कभी भी अपना बदला ना ले सके, ताकि वो जिंदगी भर तड़पता रहे और अपना बदला ना लेने की आग में ही जलता रहे। इसके बाद हम देखते हैं कि जेंगो उस लोकेशन पर पहुंच जाता है जहां पर वो सरेंडर करने वाला था, लेकिन इससे पहले कि पुलिस उसको पकड़ कर ले जाए, सैम वहां पर अपनी गाड़ी से आता है और उसे अपनी गाड़ी में घसीट कर ले चलता है। सैम जेंगो को उसी घर ले चलता है जहां पर जेंगो ने काफी ज्यादा मासूम लड़कियों को मारा होता है। जिसके बाद सैम जेंगो को बिल्कुल उसी तरीके से बांध देता है जिस तरह जेंगो लड़कियों को बांधा करता था। जिसके बाद सैम उसे काफी मुख्तलिफ तरीकों से टॉर्चर करता है और उस दर्द से जेंगो चिल्लाता है। वो सैम से कहता है कि उसको मार डालो, लेकिन सैम ऐसा नहीं करता। सैम उसे कहता है कि अभी नहीं, और वो अपनी टॉर्चर कंटिन्यू रखता है। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें उस वक्त मारूंगा जब तुम्हारी आंखों में मुझे डर दिखाई देगा, क्योंकि मैं तुम्हारी आंखों में डर और दर्द दोनों देखना चाहता हूँ और यही मेरा असली रिवेंज है। जिस पर जेंगो सैम से कहता है कि मेरे अंदर ना डर है और ना दर्द, जो दर्द और डर तुम मुझ में देखना चाहते हो वो तुम कभी भी नहीं देख पाओगे। जिसके बाद सैम उसके मुंह में एक रस्सी डालता है जो जाते हुए ऊपर ब्लेड से लगी होती है और जहाँ से वो आकर दरवाजे पे लगी होती है। अगर तक हार कर जेंगो वो रस्सी छोड़ता है तो वो ब्लेड उसके सर पर आ गिरेगा, और अगर कोई दरवाजा भी खोलता है तो तब भी वो ब्लेड उसके सर पर आकर गिरेगा। वो जेंगो को मुकम्मल ट्रैप कर चुका था। जिसके बाद वो उसकी फैमिली को कॉल करता है और उस जगह पर बुलाता है जहाँ पर उसने जेंगो को बांधा होता है। जिसके बाद जेंगो की फैमिली भी वहाँ पर पहुंच जाती है, जबकि जाते हुए सैम वो कैप्सूल वहाँ पर छोड़ जाता है, जिससे वो जेंगो की तमाम बातें सुनता है। जेंगो अब भी कह रहा होता है कि तुम कभी भी मुझे मार नहीं पाओगे, ना ही वो दर्द और डर तुम्हें मुझ में दिखाई देगा। लेकिन जेंगो की फैमिली उसकी आवाजें रूम के अंदर से सुन लेती है, और चूंकि उसने अपने मुंह से रस्सी पकड़ी होती है इसलिए वो उनको आवाजें देता है कि वो दरवाजा ना खोले, लेकिन वो उसकी बातें नहीं समझ पाते और दरवाजा खोल लेते हैं। ये वही वक्त होता है जब जेंगो की आंखों में डर भी होता है और उसे दर्द भी महसूस हो रहा होता है। वो आज खुद उस सिचुएशन में होता
होता है जिस सिचुएशन में उसने काफी लोगों को रखा होता है और काफी बेदर्दी से उनका कत्ल किया होता है। साथ ही उसकी फैमिली वाले दरवाजा खोलने लगते हैं जिससे जेंगो के मुंह से वो रस्सी छूट जाती है। जैसे ही दरवाजा खुलता है ठीक उसी तरह ब्लेड उसके सर के ऊपर गिर जाता है और उसका सर उसकी बॉडी से अलग हो जाता है। ये सब कुछ सैम भी सुन रहा होता है जिसका बदला पूरा हो जाता है, लेकिन फिर भी उसने सब कुछ गवा दिया था। इस वजह से वो भी फूट फूट कर रोने लगता है। इसके साथ इस मूवी की कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। इस मूवी के डेविल के साथ वही कुछ हो जाता है जो एक डेविल के साथ होना चाहिए। बेशक किसी ने ठीक ही कहा है कि बुरे का अंजाम बुरा ही होता है।